शुरू कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी में अभी तक जो हमने पढ़ा है? बताएं। कल हम चल रहे थे कलर की राजतरंगिणी पे, उससे पहले हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र, और उससे पहले हमने कहानी समझी थी मिलिंद पन्हो, है ना? पक्का? अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि कौन सा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? कौन सा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित होगा। चलिए अब थोड़ी सी और किताबों की बात कर लेते हैं। अगर कुछ किताबें एग्जामिनर ने आपसे पूछी हैं तो मैं उनको पूछ रहा हूं, तुम मुझे उनके राइटर बताते रहो कौन कौन सी किताबें हैं, और वो आपको पता होनी चाहिए जरूर। केवल लेखक के नाम बताओ, और कुछ नहीं करना है। बताएं, आप बताएं। अष्टाध्यायी, जिसको नहीं पता वो नाम लिखते रहना इन किताबों के साथ साथ। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि। तुम बेटा दोनों उसके क्या नाम, भावना के ब्रदर हो, भावना के भाई हो? कौन? आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। इनकी बहन ने हमारे इंस्टीट्यूट से सेकंड रैंक प्राप्त की ऑल ओवर इंडिया यूपी पुलिस में, और अभी वो यूपीएसआई में 66 रैंक पे गई है ना, शायद 66 पे। देखो कितनी बड़ी बात है, पूरे इंडिया में सेकंड रैंक प्राप्त करना है, और अवॉर्डेड बाय चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। केवल 3 बच्चों को अवार्ड मिला था उस समय पे, तो वो पहले ही सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक थे ना, सेकंड पे थी वो भावना। चलिए आगे, तो क्या लिखा? अष्टाध्यायी पाणिनि, उसके बाद लिख लिया अष्टाध्यायी। चलो किताब बताते रहो मुझे, तुम्हें पता होंगी वैसे। वर्तिका किताब किसने लिखी है? वर्तिका जो आसान है वो सबको पता है, जो टेढ़ी है वो किसी को नहीं पता। वर्तिका किसने लिखी है? कात्यायन। किसने लिखी है वर्तिका? कात्यायन ने लिखी है, ठीक है। और बताइए, और बताएं आप। महाभाष्य किसने लिखी है? महाभाष्य बोलो। पंतजलि, ठीक है, पंतजलि ने लिखी है महाभाष्य, बिल्कुल ठीक है। और किताब बताओ। मुद्रा राक्षस, ये किताब किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। ओके का? चलिए और बताइए। मुख्य किताबें पूछ रहा हूं, बाकी आगे जैसे आते रहेंगे वो लिखवाता रहूंगा। मालवी काग्नि मित्रम किसका है? नाटक कालिदास। मालवी काग्नि मित्रम, कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, अभी मेन मैं डिस्कस कर रहा हूं। मालवी काग्नि मित्रम। ओके, क्लियर हुआ? अष्टाध्यायी पाणिनि ये आ गया हमारा, मुद्रा राक्षस भी आ गई हमारी, विशाखा दत्त की महाभाष्य आ गई, महाभाष्य पंतजलि, बिल्कुल ठीक है। ओके, अच्छा एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा जान लो, बातें नहीं बेटा पीछे। अष्टाध्यायी क्या है? अगर क्वेश्चन कभी ये आ जाता है कि जो अष्टाध्यायी आपने पूछी है ये क्या है, किसका वर्णन है, तो आप कहेंगे ये एक व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है बच्चों? एक ग्रामर की बुक है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी। ग्रामर है इसमें, ओके, संस्कृत ग्रामर है अष्टाध्यायी में, तो व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस किसके ऊपर लिखी गई है? मुद्रा राक्षस, ये रही मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त ने किसके ऊपर लिखी है किताब? क्या दिया गया है इसमें? तो आप कहेंगे पूरा मौर्य वंश की जानकारी आपको मुद्रा राक्षस से मिलती है। किसकी जानकारी? मौर्य वंश की जानकारी आपको किससे मिलती है बच्चों? मुद्रा राक्षस से। आप कहें साहब महाभाष्य में क्या लिखा है? महाभाष्य में क्या लिखा है? महाभाष्य जो पंतजलि ने लिखी है महाभाष्य,
इसमें क्या है, दो चीज समझना, गौर से सुनना। पंतजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। क्या बोला मैंने? पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और पुष्यमित्र शुंग वो व्यक्ति था जो एक कट्टर ब्राह्मण था, जिसने मौर्यों के अंतिम शक बृहदर्थ को मारकर मौर्य वंश को खत्म किया और किसकी स्थापना करी? शुंग वंश की। तो पंतजलि जो हैं, इन्होंने महाभाष्य में, पहली बात तो मैंने कहा अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण ग्रंथ। अगर किसी ग्रंथ पर एक किताब लिखी जाए कि यह ग्रंथ इस किताब का टीका है, टीका। हाजी साहब कहां से? अरे यार ये आवाज को रोज क्या हो जाता है मेरी को सुबह? रात को तो ठीक सोता हूं मैं। क्या है भाई? आके देख जरा, आवाज साफ क्यों नहीं आ रही? भाई सिस्टम तो हमने छेड़ा नहीं है कल से। कल से जैसी आवाज जा रही थी बिल्कुल सेम है, हमने कुछ नहीं किया इसके साथ, कोई दवाई पानी नहीं दी। कहां पे दिक्कत आ रही है आप बताइए भाई? छपरोली, बड़ौद, खरकोदा, भिवानी, बाकी सब जगह ठीक है बच्चों? सिरसा में गड़बड़ है भाई। कानपुर में भी आवाज कम है, कानपुर में भी आवाज नहीं आ रही है। देखिए या तो क्या है समस्या, हम तो समझ नहीं पा रहे। नया सिस्टम भी लगा के देख लिया अब तो। क्या दिक्कत आ रही है बताओ जरा? आवाज ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है? फटी फटी सी आ रही है। इसमें दूध में रात नींबू ज्यादा डल गया था, मैंने नींबू खा लिया था ज्यादा, तो मेरी आवाज फट गई। देखियो यार, चेक कर जरा। हाँ जी बताइए, अब बताइए। अभी सेटिंग कर रहे हैं हम लोग, अभी ठीक है? अभी देखें, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, अभी ठीक है? अरे सिरसा वाले भाई साहब बोलो, अब कहां चले गए? अभी देखो, अभी सही है? अब ठीक है? सही है? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो अध्यायी पाणिनि ने लिखी, महाभाष्य पंजलि ने लिखी। पहला क्वेश्चन, महाभाष्य में किसका जिक्र है? तो आप कहेंगे महाभाष्य जो लिखी गई है, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वो अष्टाध्यायी के ऊपर एक टीका ग्रंथ है। क्या मतलब हुआ इसका? अष्टाध्यायी के ऊपर एक टीका ग्रंथ है, इसका मतलब महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी में जो व्याकरण ग्रंथ, उस व्याकरण को समझाने के लिए और थोड़ा सॉफ्टनेस लाने के लिए इसी के ऊपर, ये अष्टाध्यायी के ऊपर कौन सी लिखी गई? महाभाष्य। तो महाभाष्य बेसिकली उसी व्याकरण को और ज्यादा स्पष्ट करती है। जो व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो पहली बात तो अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा गया ये एक टीका ग्रंथ है। टीका मतलब उसका सबऑर्डिनेट पार्ट है। दूसरा, जब ये पंजलि ने लिखा महाभाष्य, और पंजलि मैंने बताया किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। तो तुमको उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, महाभाष्य में कौन से वंश का जिक्र किया गया है? तो आप कहेंगे साहब इसमें शुंग वंश की जानकारी है। कौन से वंश की जानकारी? तो दो क्वेश्चन तैयार हुए। क्या? कि महाभाष्य अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा गया टीका ग्रंथ है। महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा गया एक टीका ग्रंथ है, और साथ ही साथ कौन से वंश की जानकारी दे रहा है महाभाष्य? शुंग वंश की जानकारी दे रही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आगे चलकर आपके लिए कि किसके दरबार में कौन विद्वान रहता था। जैसे एक एग्जांपल सुनना, और ये क्वेश्चन अगर कोई सीडीएस और सीएपीएफ जैसे अगर कोई एग्जाम देता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चरक किसके दरबार में था? और कौन थे कनिष्क के दरबार में? चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। सपोज मैंने 3-4 नाम रख दिए और मैंने 1-2 और रख दिया। अब इनमें से कहीं से भी एट रैंडमली 4 उठाए और उसने ये पूछा, अगर वो सीडीएस सीएपीएफ का क्वेश्चन है तो वो ऐसे देगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1, 2 एंड 3,
ऑप्शन नंबर बी होगा 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 एंड 4 देगा कि भाई कनिष्क के दरबार में कौन कौन था। और नॉर्मल तुम्हारे लिए कोई एचएसएससी का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो रैंडम, तो 4 में से ये पूछेगा कौन कनिष्क के दरबार का एक विद्वान नहीं था। आई बात समझ? तो किसी भी राजा के दरबार में जब कनिष्क को पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा, चिंता। तो जब हम किसी भी राजा को पढ़ेंगे तो खास तौर से हमें यह पढ़ना है कि उसके दरबार में कौन विद्वान था और उसने क्या लिखा। मैंने ये बात यहां भी बता दी कि महाभाष्य पंजलि ने लिखी शुंग वंश की जानकारी, और जब मैं शुंग वंश पढ़ाऊंगा तब भी मैं ये बताऊंगा तुम्हारा कि पंजलि किसका पुरोहित था, पुष्यमित्र शुंग का। तो तुम्हें पिछली बातों को अगली बातों से रिलेट करना है, तो तुम सीख पाओगे चीज को। चलिए, इसने दी, महाभाष्य ने किसकी जानकारी दी हमें, शुंग वंश की जानकारी। अगली किताब में आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना किसने लिखी है और क्या वर्णन है इसमें। हाँ जी बेटा पूछिए, पूछिए। हाँ जी बेटा। अरे यार अलीगढ़ में तो भाई कहां, एक तो अंधेरे में बैठा तू और ऊपर से तो तुमसे कर क्या रहा, मैं तो कहानी सुना रहा हूं बहुत देर से। एक स्टूडेंट के आंख कान हाथ, मतलब जितनी इंद्री तेरे पास भगवान ने तुझे दी है, सारी इंद्री एक साथ चला अपनी। अब तो गड़बड़ कर देता है, एक इंद्री सो जाती है तेरी, है? चल कोई बात नहीं, एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे हम तुझे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, इसका व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं। हाँ जी, आगे किताब बताओ मुझे आप लोग, जल्दी से बताओ। किताब का नाम है कथा, यार मारकर, ये क्या है भाई, क्या है? बाद में कहो जी आपने गंदा लिख रखा है। कथा सरित सागर किताब ये रही, कथा सरित सागर। अलीगढ़ में पहले तो लाइट जला दो, दिख ही नहीं रहा कहां बैठा है। कथा सरित सागर बताइए किसने लिखी है? वेरी गुड, सोमदेव ने लिखी है। राइटर सोमदेव है। राइटर कौन है बच्चों? सोमदेव है। मुझे बताइए किसकी जानकारी दे रही है? हाँ बहुत बढ़िया, मौर्य वंश की जानकारी दे रही है। कथा सरित सागर किसकी जानकारी दे रही है? मौर्य वंश की जानकारी दे रही है कथा सरित सागर। चलिए अगली किताब पूछता हूं, बताओगे? बताओ। वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र, राइटर का नाम है क्षेमेंद्र। क्या नाम है राइटर का? क्षेमेंद्र। वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र। बताइए किसकी जानकारी दे रही है? बिल्कुल मौर्य वंश की जानकारी दे रही है। कौन से वंश की जानकारी? मौर्य वंश की ही जानकारी दे रही है। पक्की बात? अर्थशास्त्र में पढ़ा चुका हूं, कोई दोबारा लिखवाने की आवश्यकता नहीं। राजनीति के ऊपर लिखी गई किताब है, लेकिन जानकारी दे रही है मौर्य वंश की। पक्की बात है? चलिए अब बताइए, नीति सार, नीति सार ये किताब बहुत फेमस क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर समाज के वर्णों का जिक्र किया गया, समाज को वर्णों में बांटा गया है ना, और ऊंच नीच आदि इन सब की चर्चाएं की गई, नीति सार में की गई। क्लियर है? किसमें की गई? नीति सार में। तो आप बताएं नीति सार किसने लिखी है? कामंदक। नीति सार किसने लिखी है? कामंदक ने लिखी है, कामंदक ने। नीति सार किसने लिखी है? कामंदक ने लिखी है। ओके, कामंदक ने। चलिए किसकी जानकारी दे रही है? किसकी जानकारी दे रही है? बताएं। वेरी गुड, गुप्त वंश की जानकारी दे रही है। मैंने तो पीडीएफ में दे रखी है चीजें आपको, गुप्त वंश की जानकारी दे रखी है। नीति सार, कामंदक, गुप्त वंश की जानकारी दे रही है। अच्छा, एक किताब अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें लिखवाई थी, मालवी का अग्निमित्रम। बोलो जल्दी, सुनिए गौर से सब बच्चे, एक बहुत बढ़िया सवाल। मालवी का अग्निमित्रम लिखने वाले कौन थे? कालिदास थे। अब क्या आपको यह पता है कालिदास किसके समय में थे?
कालिदास जो महान विद्वान रहे हैं वो किस राजा के समय में रहे हैं बताओ? कालिदास मौर्यों के बाद में, मौर्यों के भी लगभग 320 साल बाद जब गुप्त वंश आया, और गुप्त वंश में पहले राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे जो कि 319 में गद्दी पे बैठे। उसके बाद में समुद्रगुप्त बैठे। समुद्रगुप्त के बेटे जब बैठे थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। किस नाम से? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के दरबार में यह कहा जाता है 9 रत्न थे। कितने रत्न थे उनमें? अच्छा देखो, इसमें अपवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि कालिदास जो थे वो उन 9 रत्नों में एक थे, लेकिन वास्तविकता जो ज्यादा प्रमाणित होती है वो ये है कि कालिदास थे तो गुप्त वंश में, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में आए। यानी कि जिस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद गुप्त ओ में या तो स्कंदगुप्त का और या कि कुमारगुप्त का शासन चल रहा था, उस समय कालिदास राइटिंग कर रहे थे। तो कालिदास ने जो लिखा होगा वो इसका मतलब गुप्तों से पहले पहले का लिखा होगा या गुप्तों के बारे में लिखा होगा? बहुत सीधी सी बात है। तो अब जो मालवी काग्निमित्रम है, इसकी कहानी मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें भी सुन के याद हो जाएगी। मालवी काग्निमित्रम, मालवी काग्निमित्रम जानकारी देती है शुंग वंश की। आप लिख लो, मैंने आपको पीछे लिखवाई थी ये किताब। मालवी काग्निमित्रम जानकारी देती है शुंग वंश की। कौन से वंश की? शुंग वंश की। ठीक है, चले आगे। बताओ, मालवी काग्निमित्रम, इसको 2 शब्दों में बांट दो, मालवी और काग्निमित्रम को कह दो अग्निमित्र। क्या बोल दो? अग्निमित्र। तो शुंग वंश का एक राजा हुआ अग्निमित्र। उसने मध्य भारत में विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया। जिस राजा को उसने हराया उसकी बहन थी मालवी। जिस राजा को उसने हराया मध्य भारत के, उसकी बहन कौन थी? मालवी। इसके राज्य को जीतने के बाद मालवी ने इससे शादी करी हमसे। तो इन दोनों की जो प्रेम कहानी का जिक्र किया गया कालिदास की किताब में, मालवी काग्निमित्रम। तो मालवी काग्निमित्रम मालवी और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के ऊपर लिखी गई किताब है। कौन से वंश की किताब है? शुंग वंश की। इसलिए जानकारी किसकी दे रही है? तो कौन कौन से 2 हुए? एक तो मालवी से याद रखो और एक अग्निमित्र से याद रखो। मालवी और अग्निमित्र, इन दोनों को एक जगह जोड़ोगे तो क्या बनेगी? मालवी काग्निमित्रम। बात आई समझ में? कर लेना नोट इसको। मालवी काग्निमित्रम में किसका जिक्र है? रानी मालवी, एक मालवी नाम की रानी थी, और अग्निमित्र, अग्निमित्र, इन दोनों की प्रेम कहानी का जिक्र है मालवी काग्निमित्रम में। मालवी काग्निमित्रम में एक बार रिपीट कर दो, प्रेम कहानी दोबारा सुननी है भाई। मालवी नाम की एक रानी थी, अग्निमित्र एक राजा था। अग्निमित्र ने जो मालवी का राज्य था, मालवी के भाई का राज्य, उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। उसके जीतने के बावजूद भी मालवी ने शादी करी किससे? अग्निमित्र से, यानी अपने दुश्मन से। इसकी चर्चा करी गई मालवी काग्निमित्रम में। बात समझ में आई? तो रानी मालवी और अग्निमित्र का जिक्र है इस किताब में। चलिए अगली किताब आप लोग मुझे बताइए। नीतिसार हो गई, मालवी काग्निमित्रम हो गई, अगली बताएंगे आप मुझे। किताब ये रही मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम बताएं। शूद्रक कौन है? शूद्रक है। कालिदास तो नहीं है, देख लो कभी कालिदास हो।
तो मृच्छकटिकम लिखी है शूद्रक ने। किसने लिखी है? शूद्रक ने। और आपसे पूछे मृच्छकटिकम में किसका जिक्र है, तो आप कहेंगे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, भूल मत जाना, हमारा टॉपिक चल रहा है इतिहास को जानने के सोर्स। और अगर आपको गुप्त वंश को पढ़ना है तो गुप्त वंश के ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़ लो, पता चल जाएगा। तो मृच्छकटिकम जो शूद्रक ने लिखी वो गुप्त वंश की जानकारी है, या आप कहें गुप्त समाज की जानकारी दे रही है। यानी गुप्त काल उस समय पर कैसा था, क्या हो रहा था उस समय, तो ये हुआ मृच्छकटिकम। आगे बताइए, अगली किताब में आपसे पूछ रहा हूं हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र क्या लिखेंगे, बाण भट्ट या बाघ भट्ट? एक तो बाघ भट्ट भी है, बाघ, एक बाण भट्ट है, तो ये बाण भट्ट है। हर्ष चरित्र बाण भट्ट किसके दरबार में थे? बाण भट्ट। बाण भट्ट किसके दरबार में थे, किस राजा के दरबार में थे? भाई यहीं से पता चल रहा है हर्ष के दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। और जब हर्षवर्धन के दरबार में थे बाण भट्ट, तो इन्होंने किसके बारे में लिखी, हर्ष का चरित्र कैसा है, हर्ष कैसा राजा था। तो इसका मतलब इस किताब में किसकी चर्चा हुई है, राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन की। तो कौन सा साम्राज्य है? वर्धन साम्राज्य। वर्धन साम्राज्य की चर्चा करी गई है हर्ष चरित्र में। या आप कहो राजा हर्ष की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, राजा हर्ष की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। बात समझ में आ रही है? अगली किताब बताएंगे मुझे आप, रामचरित। ये किताब सुनो, रामचरित्र मानस नहीं कह रहा हूं, रामचरित कह रहा हूं केवल। रामचरित्र मानस थोड़ी कह रहा हूं मैं रामचरित कह रहा हूं, रामचरित। बेटा सीधा बैठ जा तो फिर तेरी कमर, अरे तो लेट जाता है बिल्कुल नीचे, मतलब आधा तो अगले की कुर्सी के नीचे रहता होगा फिर तो। हाँ जी, हाँ देखिए सुनिए गौर से, मैं फिर, मेरी आदत है बार बार चीजों को रिपीट करवाना, और आपकी आदत होनी चाहिए रिपीट करना। मैंने उत्तर भारत का त्रिपक्षीय संग्राम था, उत्तर भारत का त्रिपक्षीय संग्राम बताया था, कन्नौज के लिए होने वाले युद्ध जो कि लगभग 150-200 साल हुए। उन युद्धों में 3 वंश आपस में लड़े थे। कौन कौन? बंगाल के पाल, बंगाल के राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट और वातापी। अरे एक देना जरा इसकी, यह वातापी बादामी के चालुक्य है? बैठी दो। क्या गुज्जर? तो गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 तो लड़े थे। उनमें से जो पाल वंश था, पाल, उसका एक बहुत फेमस राजा हुआ था गोपाल। कौन हुआ था? जो कि संस्थापक भी था, जो कि कौन था? संस्थापक भी था। और गोपाल के बाद में जो राजा आए, हाँ जी बढ़ोत में क्या दिक्कत हो गई यार, ये क्या है समस्या, कभी आवाज कहीं नहीं जा रही, कभी कहीं नहीं जा रही। हाँ रुक जा भाई, बैटरी चेंज कर रहा हूं मैं। अरे यार ये फंस गया। क्या है समस्या देखियो। अब देखो जरा, आप क्लियर हो गई? अभी ठीक है?
बड़ोत। हाँ देखिए, अब सुनिए, ये कह रहा था कि रामचरित्र जो है, रामचरित है सॉरी, ये लिखी है, एक राइटर है संध्याकर नंदी। क्या नाम है? संध्याकर नंदी। अंकी बिंदी है मतलब आधा ने लगा हुआ है, संध्याकर नंदी। और संध्याकर नंदी ने जो रामचरित्र में जिक्र किया है वो अलवंश, बहुत फेमस राजा हुआ, गोपाल के बाद जाके आएगा वो राजा, उसका नाम है रामपाल। क्या नाम है? तो रामपाल एक शासक हुआ, और रामपाल शासक कौन से वंश का था? तो आप कहेंगे पाल वंश का शासक था। तो इसकी चर्चा जो करी है वो संध्याकर नंदी ने करी है, कौन सी किताब में? कौन सी किताब में? रामचरित में, रामचरित में। पक्का? ठीक है, तो ये मैंने कुछ किताबें आपको वो बताई हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास की हैं। अभी मैं प्राचीन चल रहा हूं, तो केवल प्राचीन इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं। अब कुछ जीवनियों की बात करते हैं, जो ऐतिहासिक जीवनियां हैं जो किसी राजा के ऊपर लिखी गई हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीवनी हो गई। देखो, अपने ऊपर कोई खुद लिखे तो वो आत्मकथा हो गई, ऑटोबायोग्राफी, है ना, कोई अपने ऊपर लिखे। लेकिन कोई किसी और के ऊपर लिखे तो वो हो गई उसकी जीवनी, बायोग्राफी हो गई। तो अगर जीवनियों में एक दो क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन सबसे पहला आएगा, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र ये एक जीवनी है, किसकी है? बुद्ध की। भाई बुद्ध की जीवनी है, बुद्ध चरित्र है, किसने लिखी? तो आप कहेंगे साहब अश्व घोष ने लिखी। और अश्व घोष बहुत फेमस बुद्ध धर्म के कौन थे? एक प्रसिद्ध, एक तरह से आप कहें इनके एक प्रवर्तक थे, गुरु थे, है ना, महात्मा बुद्ध के आने के बाद। तो बुद्ध चरित्र लिखी है अश्व घोष ने। एक मैंने अभी आपको बताई थी, आप लोग याद करें, हर्षचरित्र मैंने बताई थी, हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र में किसका जिक्र? राजा हर्षवर्धन का जिक्र। पक्का? वो भी एक जीवनी है, हर्ष के बारे में जो है। और बताएंगे, एक किताब है, जीवनी है, विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र। अब देखो साफ साफ दिख रहा है विक्रम नाम के एक राजा की चर्चा हो रही है। विक्रमांक देव चरित्र, विक्रम नाम के एक राजा की चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे पहली बात लिखी किसने है? तो आप कहेंगे राइटर का नाम है विल्हड़। कौन राइटर है? विल्हड़। अब विक्रमांक देव चरित्र लिखने वाले राइटर विल्हड़ हैं, तो इन्होंने विक्रम नाम के एक राजा की चर्चा करी। और ये कौन विक्रम है? ये वही विक्रम है जिसे इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हालांकि विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले पूरे इतिहास में 14 शासक हुए हैं। कितने हुए हैं? अच्छा, सबसे अंतिम शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? सबसे अंतिम शासक मैं बता देता हूं, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला वो अंतिम शासक ऐसा था जो दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट हुआ। उसका शासनकाल मात्र 3-4 महीने का रहा, और 3-4 महीने में ही वो अपना नाम कर गया। वो था उस समय की बात जिस समय शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पीट कर यहां से यहां से भगा दिया। और हुमायूं 15 साल का निर्वासन जीवन जीता रहा ईरान में। ईरान के शाह की सेना लेकर वो यहां वापस आया 1555 में। 1555 में वो वापस आया तो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी बैठा हुआ था पंजाब में। जैसे ही हुमायूं ने उसे हराया और अंदर की ओर आया, तो उसी समय पर जो दिल्ली वाला इलाका था वो हेमू नाम के एक सेनापति ने कब्जा लिया। और हेमू ने अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित करके 3 महीने के लिए राजा बना और अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसके बाद जब हुमायूं अंदर घुसा और दिल्ली पर कब्जा करना चाहा, तो उससे पहले ही उसे पता चला कि भाई हेमू नाम का एक शक्तिशाली शासक दिल्ली को कब्जा चुका है। और उसी को जीतने के लिए हुआ बच्चों पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का कब हुआ? 1556।
तो पानीपत का दोष युद्ध किस किस के बीच हुआ था? हेमू और हुमायूं तो था नहीं, क्योंकि हुमायूं तो जब पहला जीता उसके बाद दिल्ली में आया और उसी समय पे सीढ़ियों से गिर के मर गया। तो हुमायूं नहीं था, हुमायूं तो मर चुका था पानीपत के दूसरे युद्ध से पहले। कौन था? अकबर। और अकबर केवल 14 साल का बच्चा था उस समय, तो उसकी तरफ से लड़ा था बैरम खान। कौन लड़ा था? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक रहा हेमू, और वही हेमू ने उपाधि ली थी विक्रमा। तो वो आखिरी शासक हुआ था। बात आई समझ में? हाँ जी। अरे यार मैं पढ़ा ही ना रहा, मैं छोड़ दे रहा हूं पढ़ाना आज के बाद, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज के बाद। क्या करें सिस्टम का, कैसे करें, क्या दिक्कत हो रही है? अरे ईश्वर आके देखो यार इस आवाज को फटाफट। ये मेरी, अच्छा मेरी क्लास में प्रॉब्लम होती है, बस मेरी से दुश्मनी है भाई कुछ क्लास को इसको। अरे यार देख रहा हूं। अरे अब आ रही है? अब ठीक आ रही है क्या? हाँ जी अभी ठीक है, अब चलो, अब तो नहीं फट रही। चलिए हाँ जी, तो इसमें विक्रम नाम की चर्चा है, लेकिन ये विक्रम कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड है ये विक्रम कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड है ये विक्रम। ओके चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। संध्याकर नंदी की रामचरित मैंने अभी बताई। संध्याकर नंदी की कौन बताई? रामचरित। और रामचरित में किसकी चर्चा है? रामपाल। तो उसके ऊपर जीवनी है रामपाल के ऊपर। उसके बाद में एक मुझे बता दीजिए, एक किताब है कुमार पाल चरित्र। कुमार पाल चरित्र, तो कुमार पाल चरित्र किसने लिखी है बताएं? हेमचंद्र। कुमार पाल चरित्र लिखी है हेमचंद्र ने। और कौन सा शासक आ गया? कुमार पाल। तो कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र की, कुमार पाल नाम का शासक हुआ पाल वंश का, उसमें है। और एक आपको पता है, हालांकि बहुत बाद की है फिर भी बता रहा हूं, एक किताब आप मुझे बताओ, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? जयानक। कौन है राइटर? जयानक। पृथ्वीराज विजय। चंद्रवरदाई की है बेटा पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई की है पृथ्वीराज रासो, और ये कौन सी है? पृथ्वीराज विजय, जयानक की है। आई बात समझ में? और चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज का दरबारी कवि था, उसने कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज रासो, है ना? आगे जाके आएगी। चलिए अब उसके बाद जो मुख्य किताबें हैं वो तो हो गई खत्म। अब आप लोगों को ये आगे आगे मैं बताता रहूंगा कि कौन कौन विदेशी जो है, विदेशी वो किस किस राजा के दरबार में आया, क्योंकि उन विदेशियों ने भी बहुत सारा इतिहास भारत के बारे में बताया है, भारत के बारे में बताया है। तो उनमें से जो जो आता रहेगा
या लिख लो यार, फिर कभी वो पूछ लेता है तुमसे कि कौन सा कहां से आया था, समस्या हो जाती है ना। तो चलो पहले यूनान के लिखो, यूनान या रोम, रोम के आने वाले विदेशी, यूनान या रोम के आने वाले विदेशी कौन है, लिखो जल्दी से फटाफट। सबसे पहला लिखो, सबसे पहला तुमने नाम सुने या नहीं सुने जरा देखो, टेसियस, सुना ये नाम कभी? सबसे पहली चीज तो यही पूछेगा टेसियस कहां से आया था, यूनान यानी रोम, ओके, यूनान या रोम से आया था टेसियस। और कौन था? तो आप कहेंगे जी ये ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। राजवैद्य समझते हो, फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर था ईरान के राजा का। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसने इतना वर्णन कर दिया है, ऐसा वर्णन कर दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इसने भारत के बारे में कुछ ऐसा बता दिया, इसका मतलब ये खुद नहीं आया था, कोई गया होगा। अब हमारे यहाँ तो आदत है राई का पहाड़ बनाने की, है ना, किसी ने कहा होगा कि वहां पे बहुत पैसा है, इसी ने कह दिया होगा बहुत ही ज्यादा पैसा है। तो इसका मतलब इसका जो विवरण है, विवरण वो कैसा है बच्चों? संदेहास्पद। संदेहास्पद विवरण का मतलब इसके विवरण पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखेंगे टेसियस कहां का था? ईरान का राजवैद्य था। और अच्छा एक बात और बताओ, मैं यूनान को ईरान क्यों कह रहा हूं? आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे करना चाहिए आपको कि आप तो यूनान को ईरान क्यों कह रहे हो? क्योंकि यूनान का साम्राज्य फैला हुआ था पूरा। यूनान का वो साम्राज्य जो यूरोप से निकलकर और कहां तक आ चुका था? मध्य एशिया तक आ चुका था। इसीलिए हम इस पूरे इलाके को कौन सा साम्राज्य बताएंगे? यूनानी साम्राज्य। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद में एक आप अगला बताएंगे, दूसरा हेरोडोट्स, ये तो पता होगा। हेरोडोट्स भाई इतिहास का पिता कहलाते हैं, इतिहास का पिता कहलाते हैं। क्यों? इतिहास को सबसे पहले क्रमबद्ध करने की कोशिश करी, सबसे पहले इतिहास को सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करी और एक किताब लिखी बहुत बढ़िया, जिस किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिख डाली इन्होंने। हाँ जी सर। अरे बेटे बहुत बढ़िया, कहां से बोल रहा है तू ये बता दे जल्दी से, अवार्ड दूंगा मैं तुझे। छपरोली बड़ौद से। ईरान बिल्कुल बड़ौद की बाउंड्री से लगा हुआ शहर है। बिल्कुल उत्तर की तरफ जो है ना ईरान, जो सड़क जा रही है, बड़ौद और बागपत वाला जो इलाका उसके बीच में ईरान है। देखो इधर सुनो इधर सुनो, मैं बता रहा हूं, सुनो। ये इंडिया के इधर की तरफ जाओगे तो ये पड़ता है अरब का प्रायद्वीप, और अरब के प्रायद्वीप के ऊपर जो जमीन है, इन दोनों के बीच में थोड़ा समुद्र का पानी आ गया, ऊपर की तरफ जमीन है, वहां दो देश हैं, ईरान और इराक, और बहुत फेमस है। तो ये एशिया का ही हिस्सा है, एक देश है ईरान। देखो एक कहानी और बता दूं, सुन लो। ईरान में जो मुस्लिम रहते हैं, ईरान में, और जो इराक और पूरी दुनिया में मुस्लिम रहते हैं, ये अलग अलग हैं। मुस्लिमों की दो कौम है, एक है सुन्नी, एक है शिया। एक है सुन्नी, एक है। ईरान में रहते हैं पूरी दुनिया के शिया। कौन रहते हैं ईरान में? और इराक और बाकी हमारे देश में और मैक्सिमम दुनिया में जो फैले हैं वो फैले हैं सुन्नी। कौन फैले हैं? और इन दोनों में 36 का आंकड़ा है आपस में। पूरी दुनिया के मुसलमान अगर किसी मुसलमान को पसंद नहीं करते हैं तो वो इनको पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी, शिया को। आई बात समझ? इसीलिए तुम हमेशा देखो कि पूरी दुनिया के अरब कंट्री के मुस्लिम कोई भी अमेरिका का साथ देंगे, है ना, लेकिन अमेरिका हाथ धो के किसके पीछे पड़ा हुआ है? इसके तो पीछे पड़ा हुआ है। और ये एकमात्र ऐसा है इधर पश्चिम एशिया में तो ईरान, और आप कहें पूर्वी एशिया में चले जाएं तो छोटा सा देश है, कौन सा आपका? नॉर्थ कोरिया। कौन सा देश? नॉर्थ कोरिया का छोटा सा तानाशाह, और अमेरिका को रोज डराता रहता है, तेरे ऊपर बम फोड़ दूंगा, तेरे ऊपर बम फोड़ दूंगा, है ना। ऐसे ही ईरान डराता रहता है रोज अमेरिका को, तू घुस के देख। इन्होंने अभी क्या जरूरत करी? इन्होंने अभी जो इनके हम्बुल की खाड़ी से जाने वाला यूके का बहुत बड़ा जहाज था, मतलब ब्रिटेन का, ब्रिटेन और अमेरिका बहुत तगड़े दोस्त हैं, उसका जहाज कब जाके अपने पास रख दिया।
है ना। तो ये डरते नहीं भाई किसी से, ये कहते तुम हमें मारोगे एक, हम मारेंगे 100, हम नहीं डरने वाले। समझे बात आई ईरान की। चलिए, एक देश है ईरान, कहां पर, एशिया में, पश्चिम एशिया में। चलिए आगे चलते हैं। तो हेरोडोटस हो गया भाई, हिस्टोरिका की रचना करी। उसके बाद अच्छा मुझे बताओ, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों के नाम बता दो। आपसे एग्जामिनर पूछे कि सिकंदर जब भारत में आक्रमण करने आया था तो उसके साथ कौन कौन से आए थे। अब सिकंदर भी तो यूनान से ही आया था, तो हम यूनानी पढ़ ही रहे हैं। तो बताइए सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे। चलो एक तो तुम सबको याद है, निर्याक्स, निर्याक्स। अगला बता दो, ओनेसिक्रिटस, ओनेसिक्रिटस। ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। अब एक निर्याक्स है, एक ओनेसिक्रिटस है, और एक और बता दो, एक और बता दो आखिरी। एक है अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। ये 3 लेखक किसके साथ आए थे, सिकंदर के। अब तुम एक कितनी मजेदार बात है कि राजा जब युद्ध लड़ने जाता तो वो अपने साथ सैनिकों के साथ साथ इतिहासकारों को भी लेके चलता है। और वो इतिहासकारों क्या कहता है कि तुम्हें केवल क्या लिखना है, मैं कितनी वीरता से लड़ा, मैंने कितने लोग मारे, हमने क्या क्या जीता। तो किसी भी समय किसी भी राजा के साथ लेखक रहे, उनका हमेशा इतिहास 100% नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी राजा की बुराई करने में इतने ज्यादा आगे निकल गए कि राजा था निकम्मा और उसे बता दिया शूरवीर। तो ऐसा भी बहुत बार हुआ है। चलिए उसके बाद आगे बताऊं, ये तीनों किसके साथ आए थे भाई, सिकंदर। जब सिकंदर का राज्य, यहां से सिकंदर वापस लौटा तो उसके बाद में सिकंदर का राज्य उसके सेनापति के हाथ में आ गया और वो यहाँ पे एक राज्य बिठा गया। तो उधर तो सिकंदर का राज्य था, किस साइड में, व्यास नदी के उस तरफ। इधर की तरफ किसका था, मौर्यों का था। और पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया और उससे संधि के स्वरूप उसके दरबार का जो बहुत फेमस इतिहासकार था, कहा मेरे दरबार में भेजो और ये मेरे पास रहेगा। कौन था वो, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ये भी यूनानी था और किसके दरबार में आकर रहा था, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर रहा था, मेगास्थनीज। ओके, पता है सबको। और मेगास्थनीज ने कौन सी फेमस किताब लिखी थी, तो आप कहेंगे इंडिका। इस किताब की रचना करी थी मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने बच्चों कौन सी किताब लिखी, तो आप कहेंगे इंडिका लिखी। अब देखो एक बार एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया। उसने पूछा निम्न में से कौन विष्णुगुप्त का समकालीन था। निम्न में से कौन विष्णुगुप्त का समकालीन था, यानी विष्णुगुप्त के समय में था। और विष्णुगुप्त कौन है, चाणक्य। तो इसका मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो पीएम था वो चाणक्य था, तो बच्चों उसी समय पर तो मेगास्थनीज भी दरबार में था। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, समकालीन हुए। तो यही आंसर में रखा था। और बाकी 2 पहले के रख रखे थे और एक हर्ष के समय का रख रखा था 2। आई बात समझ। दूसरी बात समझो, जब इसने इंडिका लिखी है तो ये मौर्यों के वंश के समय में रहा है। अब तुमसे फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ लें कि भाई इंडिका किसकी जानकारी देती है, तो आप भारत मत कहना भारत की जानकारी दे रही है। इंडिका मौर्य वंश की जानकारी दे रही है या मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रही है। इंडिका में किसकी चर्चा करी गई, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की जानकारी दी गई। आसान सा क्वेश्चन है। इतिहास कभी टेढ़ा नहीं आता है, बस बात यह है कि हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है क्रम से, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। चलिए, तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। किसने लिखी, मेगास्थनीज ने। अच्छा, इसके बाद मेगास्थनीज के बाद देखो ऐसे समझो
इसका बेटा गद्दी पे बैठेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा गद्दी पे बैठेगा बिंदुसार। कौन बैठेगा? इसका मतलब मेगास्थनीज के बाद जो अगला विद्वान आएगा यूनान से, वो बिंदुसार के दरबार में आएगा। ये इसके दरबार में आया, तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला कौन है? जो यूनानी था। बताओ, बिंदुसार के दरबार में आने वाला यूनानी कौन था? बोले। डाईमेकस। डाईमेकस। तो डाईमेकस एक यूनानी लेखक किसके दरबार में था? बिंदुसार के दरबार में था। किसके दरबार में था भाई? बिंदुसार के दरबार में था। बिंदुसार के दरबार में। ओके। उसके बाद एक और आएगा बिंदुसार के दरबार में ही, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों वैसे अलग अलग जगह से आएंगे। देखो, जो डाईमेकस आया है बिंदुसार के दरबार में, वो तो सीरिया देश से आया। सीरिया देश। सीरिया समझते हो? सीरिया आज की डेट में सीरिया है ही नहीं, केवल उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है कि सीरिया है। लेकिन आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट जो अपने आप का आतंकवादी संगठन है बहुत बड़ा, उसने जब अमेरिका ने इराक पर अधिकार किया और इराक के जो अमेरिका युद्ध लड़ने वाले आतंकवादी थे वो वहां से निकलकर हथियार लेकर इराक के बराबर में सीरिया देश में जाकर छिप गए और सीरिया को उन्होंने अपना बना लिया, क्योंकि सीरिया कमजोर देश था। उसकी सेना पे कब्जा कर लिया, उन लोगों को हथियार दिए क्योंकि लोग गरीब थे, और आईएसआईएस नाम का एक बड़ा तगड़ा संगठन बनाया। अब उस सीरिया देश की आफत आ गई, क्योंकि उनके पीछे अमेरिकन फौज भी लगी हुई थी, उधर से रूस की फौज भी लगी हुई थी। बेसिकली रूस की फौज या रूस समर्थन करता है सीरिया के सरकार को। सीरिया की, अमेरिका ये कहता है कि सीरिया की जो सरकार है वो आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। किसका? इसीलिए मैं आतंकवादियों को मारूंगा। जब आतंकवादियों को मारूंगा तो आतंकवादियों के पीछे में कोई भी आएगा, मैं उसे भी मारूंगा। अब सीरिया इतना ताकतवर देश नहीं है, तो अमेरिकन फौज ने जब अटैक करे तो उन्होंने सीरिया की गवर्नमेंट के ऊपर भी करे, सीरिया की आर्मी के ऊपर भी करे और आईएसआईएस के ऊपर भी करे। रूस अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा रखता है, रूस सीरिया के समर्थन में आ गया। तो रूस ने जो आक्रमण करे वो आतंकवादियों के बहाने अमेरिकन उन पर करने शुरू कर दिए। तो दो, अगर कहते हैं ना, दो पहलवान अगर लड़ जाएं तो बीच में जो उनके कोई होगा वो बेचारा ही मरेगा। तो सीरिया मारा गया। क्यों? सीरिया का बिल्कुल आज की डेट में आप देखते हैं वहां पर कुछ नहीं बच रहा। इतने बच्चे, इतनी औरतें, इतने लोग वहां मारे गए, पूरी बिल्डिंग्स तबाह हो गई केवल इन दोनों देशों के आपसी अहम के चक्कर में। और उस देश में कुछ नहीं है। कई बार हमने फेसबुक वगैरह पे देखा था, बहुत 4 साल उनके किनारे मरा पड़ा है, क्योंकि सीरिया और यूरोप के बीच में कौन सा सागर पड़ता है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को पार करो और तुरंत यूरोप पहुंच जाओ। तो वहां से बहुत सारे लोग अवैध प्रवासियों की तरह शहर में बैठकर, नाव में बैठकर उधर भागने लग गए यूरोप, और यूरोप की बाउंड्री पे यूरोप के देशों की सेनाएं खड़ी हो गई। उन्होंने मना कर दिया, हमारे यहाँ नहीं आओगे। अब बेचारे जाए कहाँ? पीछे जाए तो बम पर रस रहा है और वहां कुछ है नहीं, और आगे जाए तो मरेंगे। तो इतने बच्चे, इतने लोग वहां मारे गए कि उस देश का नेस्ते नाबूद हो गया बिल्कुल। तो सीरिया आज की डेट में है तो सही जमीन पे, लेकिन वास्तव में उसमें कुछ नहीं बच रहा। आई बात समझ? थोड़ा सा अच्छा, एक बात और, करंट में जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा याद रखना, हमेशा उस जगह से आएगा जो उस समय देश किसी भी तरह से पॉपुलर होगा। आतंकवाद हो, कोई हमला हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कोई संगठन हो, कोई सम्मेलन हो, कुछ भी हो, याद रखना हमेशा करंट में वहां से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, आपसे कोई पूछते, एक सेकंड भाई, एक सेकंड चंदोसी से, आपसे कोई बहुत अजीब देश की राजधानी पूछ ली किसी ने, आपने दुनिया भर की राजधानी पढ़ रखी है पर उस देश की राजधानी नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि उस समय वो देश कभी ना कभी चर्चा में था और चर्चा में रहने की वजह से उसकी राजधानी पूछी गई। तो आप कभी मत पढ़ना किसी देश की राजधानी, आप बस न्यूज़पेपर देखते रहो। न्यूज़पेपर में जो देश डिस्कशन में आ रहा हो उस देश की राजधानी याद कर लो, उसकी मुद्रा याद कर लो, हमेशा एग्जाम में रखी मिलेगी, हमेशा। ये होता है पढ़ने का तरीका। समझ रहे हो बात को? क्लियर हुआ? तो ये सीरिया से आया था डाईमेकस। हाँ जी, पूछें चंदोसी से, पूछें।
नहीं, डाइमेकस ने अपने यहाँ पे आके कोई फेमस किताब नहीं लिखी जिसकी हम चर्चा करें। डाइमेकस सीरिया देश से आया था, सीरिया देश के राजा ने इसको भेजा था। ऐसे ही एक है डायोनीसियस, गौर से सुनो, एक सेकेंड। डायोनीसियस जो आया था वो आया था इसी तरीके से मिस्र देश। मिस्र, अब मिस्र तो अफ्रीका में है। मिस्र देश का एक राजा था टॉलमी। कौन राजा था? तो मिस्र देश के राजा टॉलमी ने डायोनीसियस को भेजा भारत, और ये भी किसके दरबार में आया? बिंदुसार। तो आप बस ये दो बातें याद रखनी है कि डाइमेकस और डायोनीसियस किस दरबार में थे भारत में? तो आप कहेंगे किसके दरबार में थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। क्लियर हुआ? बस इतनी बात आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। डाइमेकस और डायोनीसियस। तो डाइमेकस आया था सीरिया से और डायोनीसियस आया था मिस्र से। मिस्र का पूरा राजा का नाम था टॉलमी फिलोडिसियस। तो टॉलमी नाम से याद कर लो, टॉलमी फिलोडिसियस था। वैसे ही पूछो। हाँ, चाणक्य जो था वो हर्ष, इसका चंद्रगुप्त मौर्य का भी वो था, कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जब संन्यास ले लिया तो ये बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा। किसका? और शुरुआत में जब अशोक गद्दी पे बैठा तब भी चाणक्य उसके साथ था, लेकिन चाणक्य की मृत्यु अशोक के समय में हो गई थी। तो इसने तीनों का कार्यकाल देखा था चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य का भी, उसके बेटे का भी, और उसके बाद में थोड़ा सा कार्यकाल अशोक का भी देखा गया। ओके, अच्छा जी। उसके बाद एक और बता दो। हाँ भाई, जो अभी मैंने मिस्र के एक राजा बताई टॉलमी फिलोडिसियस, तो टॉलमी ने किताब लिखी। टॉलमी ने एक किताब लिखी। टॉलमी की लिखी किताब का नाम बता दीजिए। टॉलमी की किताब बताओ, टॉलमी ने कौन सी किताब लिखी? नहीं, जियोग्राफी। टॉलमी की यह किताब है बच्चों, जियोग्राफी। टॉलमी ने कौन सी किताब लिखी है? जियोग्राफी। जियोग्राफी भारत के भूगोल, भारत के भूगोल के बारे में जानकारी देती है जियोग्राफी। और जियोग्राफी किसने लिखी? क्या बताया मैंने अभी? मिस्र का राजा था टॉलमी, टॉलमी फिलोडिसियस। पूरा नाम है टॉलमी फिलोडिसियस। ओके, अगर आप एक किताब पूछते हैं कि जी नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी? नेचुरल हिस्टोरिका, ये किताब किसने लिखी? तो आप कहेंगे पिलनी। इस लेखक ने लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका। किसने लिखी है बच्चों? पिलनी ने लिखी है। और नेचुरल हिस्टोरिका किसके बारे में बता रही है? इसने बताया है भारत में पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, इन सब की जानकारी दे रही है नेचुरल हिस्टोरिका। यानी उस समय ईसा मसीह के आसपास का समय था, ये पहली शताब्दी के आसपास मानी जाती है ये किताब लिखी। और ये पिलनी नाम के लेखक ने भारत के बारे में इतना जिक्र किया अपनी किताब में। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? बोलो पक्का? तो ये जो मैंने यूनान वाले लिखवाए हैं, यूनान, मिस्र, अफ्रीका वाले, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना जरूर। भारत में पशुधन, कौन कौन से पशु हैं, कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं, कितनी प्रजातियां मिलती हैं, कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं, ये सब किसमें बताया गया बच्चों? नेचुरल हिस्टोरी का। अच्छा एक बात बताओ, चीन के लेखक तो आपको पता है, चीन से आने वाले, ये तो बच्चे बच्चे की जबान पे ये सवाल तो चीन से पता है। पहला मैंने लिखा फाहयान, दूसरा मैंने लिखा होवेन टी सांग। ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूं हमेशा, क्योंकि इसको टी से याद कर लेना, होवेन टी सांग। उसके बाद एक लिखा हूं मैं इत सिंह। इत सिंह, बता दो तीनों किस किस के दरबार में थे? तीनों किस किस के दरबार में भारत में आए थे? फाहयान, होवेन टी सांग और इत सिंह।
फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड को भी मैंने कितनी बार बताया किसकी उपाधि ली इसने? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला शासक था। हुएन टी सांग आया था भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के समय पर, जो कहा जाता, हालांकि गलत है ये बात, भाई अंतिम हिंदू सम्राट कैसे हो गया? हर्षवर्धन के बाद में तो गुर्जर प्रतिहार भी बैठे हैं, उसके बाद तो और बहुत सारे राजा बैठे हैं, लेकिन अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है किताबों में हर्षवर्धन को। किसको कहा गया? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय में, हुएन टी सांग। और इत्सिंग जो आया था ये भी इसके बाद, हर्षवर्धन के समय के बाद इसी समय में आया था, हर्षवर्धन के बाद वाले समय में आया था इत्सिंग, 7वीं शताब्दी। हाँ, यात्रियों का राजकुमार, एक क्वेश्चन आता है यात्रियों में राजकुमार, तो वो ये है, क्या है भाई? ये हुएन टी सांग यात्रियों में राजकुमार। क्या बोल रहे हैं वो? यात्रियों में राजकुमार। इनके आने का उद्देश्य क्या था? इंडिया क्यों आए थे ये लोग? खास तौर से चीनी लेखक इंडिया में क्यों आए थे? तो हमेशा याद रखना, चीन में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था और ये लोग महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत अधिक इकट्ठा करना चाहते थे। और भारत में जहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, यहाँ पर बुद्ध धर्म के उस समय बड़े जबरदस्त यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इन विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये लोग आए थे। किसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए? तो बौद्ध धर्म के ऊपर आप मान लो ये पढ़ाई करने आए थे यहाँ पर। आई बात समझ में? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आए थे, इनका उद्देश्य सभी का। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए इन लोगों ने एडमिशन लिया हमारे यहाँ। कभी दुनिया का, हम जो है भारत, कभी दुनिया का एजुकेशन हब हुआ करता था और पूरी दुनिया से लोग भारत में पढ़ने आया करते थे। और आज की डेट में हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया के जो टॉप कंट्रीज हैं, टॉप, उनमें 100वें नंबरों में भी नहीं आ रहा है। इतना बुरा हाल है आज हमारे यहाँ का। दुनिया की जो टॉप 100 कंट्री है एजुकेशन के मामले में, उनमें भी हम शामिल नहीं होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर, इसीलिए आपको कोचिंग करनी पड़ रही है और मुझे करवानी पड़ रही है। हाँ या ना? सही बात है। अगर हम स्कूलों में इतना अच्छा पढ़ के आए होते और हमें स्कूलों में ये सारी जानकारी ढंग में घुट्टी घोल के पिला दी गई होती तो हमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं थी, ना आपको ना मुझे। एक दूसरे से दिमाग मारना पड़ रहा है में, क्या बात है? देखो इन्होंने कौन से कॉलेज में? बिंदो कॉलेज में। उस समय की विश्वविद्यालय है नालंदा, विक्रमशिला, नालंदा, विक्रमशिला तक, ये बौद्ध विश्वविद्यालय थे उस समय। तो बौद्ध धर्म के लिए यात्रियों का राजकुमार इसीलिए कहते हैं कि इसने महात्मा बुद्ध के ऊपर एक तो रिसर्च बहुत करी, उनकी बहुत सारी चीजों को ये यहाँ से 3-4 नाव में भर के ले गया। जितनी भी किताबें थी, पांडुलिपियां थी, सब कुछ, और कहता था मैं इनको जाके वहां रखूंगा। लेकिन इसके साथ इतना हुआ कि ये किसी भी तरीके से उन पांडुलिपियों को ले नहीं जा पाया अपने साथ। रास्ते में ही या तो इसकी नाव पलट गई या तूफान आ गया, वट कुछ भी होगा, पर ये अपने साथ बहुत ही थोड़ा सामान ले जा पाया। इसने मेहनत बहुत करी थी यहाँ आकर। महात्मा बुद्ध की उन छोटी छोटी चीजों को ढूंढा था जो दुनिया में कोई नहीं ढूंढ पाया था। उनके लिए यात्राएं बहुत करी थी इसने। इसलिए कहा जाता है कि हुएन टी सांग क्या था? यात्रियों में राजकुमार था। ओके, हाँ जी। के बाद अच्छा, मध्यकाल के जो शासक आएंगे, अलबरूनी आएगा और आएंगे, वो मैं मध्यकाल में ही करवाऊंगा, उनको अभी नहीं करवा रहा हूं। चलिए जी, अब आप शुरू हो जाइए जल्दी से, अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। अब हम डाली हेडिंग शुरू करिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं अब हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसी को आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसी को? हड़प्पा सभ्यता। इसी को आप कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी आप इसको बोलते हो। क्या बोलते हो? कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों बोलते हो कांस्य युगीन सभ्यता? क्योंकि सिंधु घाटी के ही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले तांबा और प्लस टिन, तांबे और टिन को मिलाकर इन्होंने एक धातु बना दी बच्चों, कांसा। तो कांसे का निर्माण करने वाले कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कांसे का निर्माण कर दिया। बात आ रही है समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कांसे का निर्माण कर दिया। ओके। जिस समय अंग्रेज भारत में पंजाब में, गौर से सुनना, अंग्रेज भारत में पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, रेलवे लाइन, उस समय जमीन के अंदर मटेरियल्स दिखे, कुछ अलग अलग आकृतियां दिखी। इन्होंने वहीं पर सबसे पहले काम रोका और काम रोक के खुदाई करवानी शुरू करी आगे। सबसे पहले वो व्यक्ति कौन था जिसने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया कि भाई यहाँ पे कोई टीला है और यहाँ कुछ ना कुछ है जरूर? दयाराम साहनी तो बहुत बात है। सबसे पहला था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ये व्यक्ति था जिसने सबसे पहले सिंधु सभ्यता के टीलों के बारे में जानकारी दी थी सन 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी या उसके टीलों के बारे में जानकारी देने वाला सबसे पहला व्यक्ति चार्ल्स मैसन था। कर लिया नोट? सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में बताने वाला या इसकी जानकारी देने वाला सबसे पहला व्यक्ति चार्ल्स मैसन था। कौन था? चार्ल्स मैसन। जब चार्ल्स मैसन की बातों को नहीं माना गया, रेलवे लाइन का काम आगे जारी रखा गया, उसके बाद में जब लगा कि हाँ वास्तव में कुछ है, तो लॉर्ड कर्जन ने, मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई। लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्थापना करवाई? भारतीय पुरातत्व विभाग। लॉर्ड कर्जन वायसराय था उस समय पर। जब इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करवा दी, तो इस विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ये इस विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1904 के आसपास की बात है, 4 या 5 के आसपास की बात है। तो जॉन मार्शल नियुक्त किए गए और जॉन मार्शल ने जब ये देखा कि भाई वास्तव में कुछ है, तो इन्होंने 2 भारतीयों को जिम्मा दिया। इन्होंने कहा कि मैं हेड हूं, आप खुदाई करिए, रेलवे लाइन नहीं चलेगी यहाँ पे, रेल लाइन कहीं और से लो और आप खुदाई करो। तो इन्हीं के आप कहें नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में, और दूसरे बताओ राखल दास बनर्जी ने 1922 में 2 नगरों को खोज डाला। पहला नगर इन्होंने खोजा हड़प्पा और दूसरा इन्होंने खोजा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर को खोज दिया और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। अच्छा, खोज का मतलब क्या है? जमीन के अंदर इन्होंने खुदाई करवाई और पूरे के पूरे नगरों को पूरी तरीके से निकाला। तो उसके बाद जब हड़प्पा खोजा गया तो इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। बात आ रही है समझ में? अच्छा, एक बात और, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी कि बहुत सारी संख्या में नर कंकाल और डेड बॉडीज जो मिली वो मोहनजोदड़ो से मिली।
बहुत बड़ी संख्या में जो नर कंकाल और डेड बॉडीज मिली वो कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। इसीलिए इसको मोहनजोदड़ो में हमने क्या नाम दिया गया कि ये मृतकों का क्या है? टीला है। ओके, समझ रहे हो? अब अगली बात सुनो, अगर इस पूरी सभ्यता, कोई मैंने ये बताया कि जब तक इस सभ्यता की खोज नहीं हुई 1921 से पहले, तब तक तो ये मान के चलते थे कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? वैदिक सभ्यता है। और वैदिक से पहले हमारे देश में कोई सिस्टम था ही नहीं। लेकिन इस सभ्यता ने खोज कर दी कि इसका मतलब भारत में वैदिक सभ्यता से पहले भी एक बिल्कुल वेल सिविलाइज्ड सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता से भी बहुत ज्यादा एडवांस थी। जब इसकी खोज हुई और आपने जब इसका आप डायग्राम देखो, अगर इंडिया के डायग्राम की आप बात करते हो तो आप ये देखते हो कि भाई भारत का डायग्राम कैसे है। तो हम ये कहते हैं, गौर से सुनना सब लोग, कि यहां तिब्बत से सिंधु नदी निकल के कश्मीर और कश्मीर से ऐसे गई, तो ये नदी है सिंधु। हाँ जी सर, क्या हुआ सर? कहां से कौन सा आप बोल रहे हैं? कोई नहीं था, मेरे कान बजने लगे आजकल, तुम करते हो ना पीछे से। हाँ जी, सिंधु नदी के सहारे सहारे ये सभ्यता फैली। अब शुरुआत में ये माना गया कि ये लोग सिंधु नदी के किनारे किनारे फैले थे, लेकिन बाद में जब इसकी बाउंड्री को देखा गया तो ये कहा गया कि यहां बीच से निकल के आने वाली सरस्वती, जो कि अब लुप्त हो गई, इधर से निकल के, नीचे से निकल के जाने वाली गंगा, और नीचे की तरफ जाने वाली गोदावरी, इधर जा रही है गोदावरी ऐसे नीचे की ओर, ऐसे इधर जा रही है ना गोदावरी, तो इन नदियों के बीच में ये इतनी बड़ी सभ्यता फैली थी। यानी कि इस सभ्यता के जो अब तक कुल स्थान खोजे जा चुके हैं वो लगभग 1400 से ज्यादा हैं। 1400 से ज्यादा इलाके इसके खोजे जा चुके, जो कि लगभग पाकिस्तान में 450-500 के आसपास हैं और बाकी इंडिया में हैं। तो इसका मतलब ये सभ्यता भारत में ज्यादा है। अब अगर इस सभ्यता की आपको बाउंड्री नापनी हो तो आप ये कहेंगे जी इधर जो है इसका आपका पूर्वी किनारा, इधर कहेंगे साहब आप पश्चिमी किनारा, इधर कहेंगे आप उत्तर किनारा, और इधर कहेंगे आप दक्षिण किनारा। हाँ या ना? पूर्वी किनारा कौन सी नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे नदी है हिंडन। मैंने कहा गंगा नदी तक, मैंने क्या कहा? गंगा नदी, उससे आगे नहीं गई। तो हिंडन नदी पूर्वी किनारे पे बहती है, जहां से इसका पूर्वी किनारे का जो सबसे आगे मिला वो मिला, आपको पता है, आलमगीरपुर। आलमगीर कहां मिला है? मेरठ। करिए नोट मेरे साथ साथ। तो जो इसकी बाउंड्री में बना रहा हूं बाउंड्री, तो इस सभ्यता के जो स्थल मिले वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अगर बाउंड्री आप देखें तो आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे इसकी पूर्वी सीमा, आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे इसकी पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा बनी, पूर्वी सीमा पक्का। दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे, और गोदावरी नदी कौन से राज्य में? तो हमने कहा महाराष्ट्र में। तो आप कहेंगे गोदावरी नदी के किनारे राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। और आप जगह का नाम मुझे बताइए कि दक्षिणी की सीमा कौन से आखिरी स्थान तक मिली है? तो आप कहेंगे दाइमाबाद, या दैमाबाद भी कह देते हैं, दैमाबाद, दैमाबाद। तो दक्षिण बाउंड्री कहां तक पहुंची बच्चों? दैमाबाद। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। कौन सी नदी? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। पक्की बात है? ओके। जब आप पश्चिम किनारे पर चलते हो, पश्चिम पर, तो सिंधु को भी पार कर जाते हो, सिंधु को भी पार कर जाते हो, और एक बहुत छोटी सी नदी आगे जाके एक मिल जाती है। इस नदी का नाम है बच्चों दाशक नदी। कौन सी नदी? दाशक नदी। नदी कौन सी है? दाशक, पश्चिम किनारे पर। और जगह का नाम आप मुझे बताओ।
तो जगह का नाम आप याद करेंगे सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर है कहां वर्तमान में? तो आप कहेंगे बलूचिस्तान। क्या बोलेंगे? बलूचिस्तान किसका हिस्सा है इस समय? पाकिस्तान का। तो बलूचिस्तान बिल्कुल लास्ट बॉर्डर जो अफगानिस्तान से लगने वाला बॉर्डर है, वो वाला प्रांत इनका बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान तक, समझ रहे हो? और उत्तर में जो ये बाउंड्री मिली आखिरी, यहां पर एक जगह है मांडा। मांडा कहां पर है? जम्मू। मांडा कहां पर है? जम्मू। वेरी गुड। और नदी कौन सी है बेटा? नदी यहां से निकल के आती है चिनाब। कौन सी नदी? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी उत्तर में, गौर से सुनो, चिनाब नदी दक्षिण में गोदावरी, दक्षिण में, पूर्व में हिंडन, पूर्व में, पश्चिम में दाशक, पश्चिम में पक्का, उत्तर में जगह मांदा, उत्तर में जगह, दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में, पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व में, और पश्चिम में बताइए सुतकांगे। इनके बीच में भी ये सभ्यता फैली और इसका एरिया देखा गया। तो उत्तर से दक्षिण, इधर देखो, उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई और पूर्व से पश्चिम की ये लंबाई जब नापी गई, तो कौन सी लंबाई ज्यादा बैठ रही है? ये वाली कि ये वाली? कौन सी दिख रही है? पूर्व से। तो पूर्व से पश्चिम ये सभ्यता की ये लंबाई फैली है 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई फैली है 1400 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूर्व 1600 किलोमीटर की इस लंबाई के इलाके में फैली हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो कितनी विशाल सभ्यता थी ये, और हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, जमीन के नीचे दबी पड़ी थी। आई बात समझ? क्लियर हुआ? तो ये तो है क्या, इस सभ्यता की सीमा रेखा जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ओके, शुरुआत सुनिए, शुरुआत सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे किनारे हुई खुदाई की। हमने सोचा सिंधु नदी के किनारे है तो नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। जब हड़प्पा नगर को खोज लिया गया तो नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। जब यह देखा गया कि भाई इन्होंने कांसा भी बनाया था, कांसा बनाने वाले पहले लोग थे, तो कांस्य युगीन भी पड़ गया। तो अलग अलग बातों की वजह से अलग अलग नाम इसके पड़ते चले गए। अब अगला सवाल यह है आपके लिए कि इस सभ्यता की जो मुख्य प्रॉपर्टीज हैं जहां से आपको क्वेश्चन आएगा वो क्या हैं? तो इस सभ्यता के सबसे पहली बात तो अगर हम कहें निर्माता लोग कौन थे, तो आप कहेंगे द्रविड़ लोग थे। निर्माता इसके कौन थे? द्रविड़। और इस बारे में भी बहुत जबरदस्त विवाद है कि क्या ये सिंधु घाटी के लोग भारतीय थे या बाहर से आकर यहां बस गए थे। तो ये भारतीय नहीं थे, ये बाहर से आकर बसे थे। लेकिन ये विवाद अभी भी सुलझ नहीं पाया कि वास्तव में आए कहां से थे, क्योंकि उस समय तक ना तो कोई लिपि इनकी पढ़ी जा सकी है अभी तक भी, और ना हमें इनके बारे में पता है। देखो, अब जो इनका नगर विन्यास है, मुख्यतः जो शहर बनाने की आकृति है वो ऐसी है कि एक शहर ऊंचे हिस्से पर बना होता था। ऊंचे पर शहर का कुछ हिस्सा बनाया जाता था और कुछ हिस्सा निचले इलाकों में बनाया जाता था। नीचे जो ऊंचे इलाकों में ऊंचाई पे बनाया जाता था, उसके चारों ओर एक दीवार होती थी दुर्ग की। एक चारों ओर एक दीवार बना दी, एक दुर्ग बना दिया। और इस ऊंचे इलाके पर कौन रहता था? तो आप कहेंगे साहब इसमें राजा भी रहता था, इसमें पुरोहित भी रहता था, इसमें जो बड़े पैसे वाले लोग थे, जो राजा के बहुत ज्यादा निकट थे, वो लोग रहते थे। और जो एक दीवार के नीचे वाला इलाका होता था, नीचे वाला, इस वाले इलाके में रहती थी आम जनता। आम जनता, आप कहेंगे कृषक रहते थे, किसान, आप कहेंगे मजदूर रहते थे। ये सारे लोग यहां रहते थे, प्रजा यहां रहती थी। क्लियर हुई बात? इन लोगों को यहां जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी।
पहली बात। दूसरी बात, इस नगर विन्यास में जब खुदाई की गई तो देखा गया कि भाई अगर ये एक राजमार्ग जा रहा है, बड़ा राजमार्ग, तो बाकी जो सड़कें इसको काटेंगी वो सीधी सीधी काटेंगी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, यानी कि इस तरीके से सड़कें काटेंगी। गौर से सुनना। अब यहाँ पे कोई घर बना हुआ है, घर, यहाँ ये घर हैं, तो याद रखेंगे घरों के जो दरवाजे हैं, दरवाजे वो मुख्य राजमार्ग की ओर नहीं खुलते थे। घरों के दरवाजे मुख्य राजमार्ग की ओर नहीं खुलते थे, वरना होगा क्या, इधर से एक ऑडी कार भागती हुई आ रही है और एक बच्चा घर के बाहर आएगा एकदम घूमते हुए और ये ऑडी से टक्कर मार देगी। इसका मतलब इन्होंने राजमार्गों को ट्रैफिक फ्री रखा था। अगर मुझे तुम जैसा भैया होता और मेरी जमीन यहां तक होती तो 50 फुट तो मैं घर की रैंप ही उतार देता अपने की, हाँ या ना? 50 फुट तो रैंप ही निकाल देता, अगला ये निकाल देता रैंप और राजमार्ग गायब। यही तो हुआ। तो इन्होंने बड़ा दिमाग से काम लिया। इन्होंने कहा नहीं, इधर कोई दरवाजे नहीं खोलेगा। घर के पीछे एक गली होती थी, गली ऐसे, और इस गली में दरवाजे खुलते थे। तो जो भी कोई घर में एंट्री लेगा वो इधर से लेगा। तो दो क्वेश्चन समझ में आए हमें। एक तो जो इनकी सड़कें थी, सड़कें वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हमारी तरह नहीं है, हमारे यहाँ कोई कच्चा खेत है, किसी का 5-6 बीघे जमीन है और उसे अगर जमीन में सपोज ऐसे है वो खेत उसका, और उसे लगता है कि मैं यहाँ पे एक वो निकाल दूं कमरा या एक प्लॉट दे दूं किसी को काट के, तो अगला सड़क को ऐसे घुमा देगा। लो भाई साहब, ये सड़क है हमारे यहाँ की। तो इनका क्या इलाका था, इनका क्या था कि अगर हवा चलेगी, अगर हवा चलेगी तो वो सड़क पे सीधी जाएगी, तो आधी सड़क की सफाई तो अपने आप ही हो जाएगी। और जब आप सफाई कर्मी आएंगे तो सफाई कर्मी सीधी सीधी सड़क को साफ करेंगे। सड़क के किनारे जो नालियां बनी होती थी, नालियां या नाले बने होते थे, वो पक्की ईंटों से ढके हुए होते थे, बिल्कुल जैसे आप आज की डेट में नाले बनाते हैं। मकान जो बने थे वो पकी हुई ईंटों के बने हुए थे, प्रॉपर व्यवस्थाएं थी, सब कुछ है ना। सड़कों पे सनलाइट लगी होती थी। हमें लगा दो, ये जो उस समय सोलर सिस्टम चलता, मेरे कहने का मतलब है प्रकाश की उचित व्यवस्था होती थी, यानी जगह मशालें लगी होती थी, मशालें। क्लियर है? अगर आप लोग यहाँ नहा रहे हैं या अपने अपने मतलब कपड़े वपड़े धो रहे हैं, तो उसका सारा पानी इन नालियों से होता हुआ शहर के बाहर एक बड़े तालाब में जाकर इकट्ठा होता था। अगर आपको अपने जानवर लाने हैं तो जानवरों को नहलाने के लिए शहर के बाहर लेके जाओगे इस तालाब पे, और यहाँ जानवरों को नहला के और फिर शहर के अंदर लाओगे। यानी कि शहर में कोई गंदगी नहीं करेगा वरना जुर्माना होगा। मोदी बन गए थे पूरे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब इन सारे सिस्टम को देखते हुए ये कहा गया कि ये बहुत बड़ी नगरीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था? नगरीय व्यवस्था। एक पूरी तरीके से एक डेवलप शहर हुआ करते थे इनके। क्या हुआ करते थे बच्चों? डेवलप शहर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लेना है आपको। से बेटा मैं गिर जाऊंगा तेरे चक्कर में पक्का, क्योंकि मैं इधर देखते हुए चलता हूँ और मुझे यहाँ पे यहाँ पहुंचा देगी 2 मिनट में। ये बच्चे पढ़ाने से भी जाएंगे। हाँ जी। तो सड़कें किस पर होती थी? समकोण पर। कैसी व्यवस्था थी? कर लेना नोट, नगरीय व्यवस्था। मकान किसके बने हुए होते थे? तो के बने हुए होते थे। नालियां ढकी हुई होती थी, नालियां ढकी हुई होती थी। नगर के कितने हिस्से होते थे? 2। ऊंचे हिस्से पर कौन रहते थे? राजा, पुरोहित वाले लोग रहते थे। और नगर के निचले हिस्से पर कौन रहा करता था? आम जनता, कृषक, मजदूर, ये लोग रहा करते थे। समझ रहे हो? अरे बोलो जल्दी, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये लोग, हाँ भाई, पर्यावरण प्रिय थे? अरे हाँ या ना? पर्यावरण प्रिय थे। ये लोग सफाई पसंद आदमी थे। हाँ जी बिल्कुल, हमारी तरह गंधीले नहीं थे ये, है ना। सफाई प्रिय आदमी थे और पर्यावरण प्रिय थे। क्लियर? और बताइए, सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी? बहुत बढ़िया, समकोण पर काटती थी।
नगर कितने हिस्सों में विभाजित होता था? ऊंचा हिस्सा और निचला हिस्सा। आपसे क्वेश्चन पूछे, शासक वर्ग कौन से हिस्से में रहा करता था? ऊंचे वाले हिस्से पर शासक वर्ग रहा करता था। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? ओके। आमतौर पर जो नॉर्मल व्यापारी हैं या श्रमिक हैं, वो नगर के कौन से हिस्से पर रहा करते थे? नालियां पकी हुई ईंटों की बनी होती थी, ढकी होती थी, और सब नालियों का पानी नगर के बाहर जाकर किस में गिरता था? एक बड़े तालाब पे इकट्ठा हो जाता था। ओके, अच्छा जी, अब घरों की बात करते हैं। मोस्टली इनके घर कितने कमरों के बने हुए होते थे, और घर के बीच में क्या होता था? तो नॉर्मली जिसे आप कहते हो बीच में एक आंगन होता था, आंगन। तो आप कहते हो मैंने अपने घर में लॉबी बनवाई है साहब। क्या बनवाई है? तो आजकल जो हमारे घरों की लॉबी बनती है, लॉबी का मतलब होता है आंगन। आजकल हम क्या करते हैं, उस पर लेंटर डाल देते हैं। और पहले वाले जो घर होते थे वो बीच में खुला होता था और चारों तरफ उसके क्या होते थे? कमरे होते थे। तो ये इतने अमीर लोग थे साहब कि इनके 4-4 बेडरूम के मकान भी थे। कितने बेडरूम के? तो एक बार एग्जामिनर ने पूछा है क्वेश्चन, कितने कमरों के मकान लगभग मिले हैं? 4-4 कमरों के। पैसे वाले लोग थे, 4-4 बेडरूम के मकान रखते थे ये, समझ लो। तो मुख्यतः एक आंगन, रसोई घर, टॉयलेट वॉयलेट, 4-4 बेडरूम, ऐसे इनके घर हुआ करते थे। ठीक है। और इस नगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है बड़े बड़े भवन। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है बड़े बड़े भवन बनाना। लोगों में होड़ लगी हुई थी, मेरा घर तो उससे बड़ा होगा। आज भी ऐसी है। तो बड़े बड़े घर जो है, बड़े बड़े भवन जो हैं, वो इस सभ्यता के क्या थे? विशेषता थी। अच्छा, इस सभ्यता में जितने भी नगर खोजे गए, बताओ जरा, इस सभ्यता में जितने भी नगर खोजे गए, उन नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, सिटी जो खोजी गई वो कौन सी है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से खोजा गया सबसे बड़ा नगर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से खोजा गया सबसे बड़ा नगर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से खोजा गया सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। बात समझ रहे हो? और मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा नगर है ये, इसे दो नामों से जाना जाता है। इसे प्रेत मैंने अभी बताए, मृतक, मरे हुए, प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला, या कहते थे इसको ये नाम भी दिया गया, सिंधु का बाग। सिंधु का बाग, ये भी किसको कहा गया है? बोलो, किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अब एक क्वेश्चन और जो एग्जामिनर ने बिल्कुल सीधा सीधा पूछा है, इस नगर की खोज आर.डी. बनर्जी ने करी 1922 में, लेकिन इस नगर में दो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मिल गई, और वो इमारतें सबसे बड़ी इमारतें हैं इस पूरी सभ्यता की। एक तो है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, और दूसरा है बच्चों विशाल अन्नागार। अन्नागार मतलब समझते हो? अन्न रखने की जगह, अन्न रखने की जगह, विशाल अन्नागार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ग्रेनरी। ग्रेन मतलब अनाज, तो ग्रेनरी, ग्रेन रखने की जगह, और विशाल अच्छा, स्नानागार क्या होता है आपका? स्विमिंग पूल। स्नानागार क्या होता है? याद करना, रटना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी चीज को रटना नहीं है। ऑनलाइन वाले भी सुन लो, आप जितना इतिहास को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, आपको बस ये देखना है कि हमें ये चीजें पता नहीं है, हमारे देश में हुई हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। बस जानकारी के लिए पढ़ो, बिल्कुल मत सोचना, दिमाग में प्रेशर नहीं लेना कि मुझे याद करना है, ये करना है, वो करना है। कुछ नहीं करना, जानकारी के लिए पढ़ते रहो। अपने आप जब एग्जाम आएगा दिमाग में अपने आप आ जाएंगी चीजें। तो ये कहां से मिली है हमें?
अब कभी कभी एग्जामिनर इनकी लंबाई चौड़ाई पूछ लेता है। तो आप मुझे बताइए, जो मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है, स्नानागार, इसका क्या डायमेंशन है? 1188, 7.01, 2.43। देखो स्नानागार को यहां बना देता हूं मैं, लो 3D डायमेंशन बनाता हूं, 3D डायमेंशन। ये लो स्नानागार बन गया, ये बन गया, देखो कितना बढ़िया स्नानागार बना, 3D डायमेंशन बन गई। इसका मतलब अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो 11.88 मीटर लंबा, 11.88 मीटर लंबा, तो इसको लगभग 3.25 से गुणा कर लोगे तो फुट में निकल के आ जाएगी बात, है ना। और कितना ऊंचा है भाई साहब? 7.0 मीटर चौड़ा। 7 पॉइंट चौड़ाई कहां है? ये रही ऊपर वाली, नहीं तो ऊंचाई हो गई, ये है ये वाली, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, छोटा रह गया हमारा। 7.01 मीटर ये चौड़ा है, 7.01 मीटर ये चौड़ा है। और भाई साहब गहरा कितना है? तो गहरा यानी ऊंचाई जो है 2.43 मीटर गहरा है, 2.43 मीटर गहरा है। 2.43 का मतलब लगभग ढाई तिया कितना हुआ? 7.5। तो 7.5 8 फीट गहरा है, तो 8 फीट का आदमी आराम से इसमें डूबेगा। तो इतना गहरा एक स्विमिंग पूल बनाया गया था, इसका मतलब अच्छे तैराक थे ये लोग। कोई बेचारा उतर जाए तो कैसे करे, हैं? तो ये इसकी डायमेंशन जरूर याद रखना, एग्जामिनर ने पूछी है इन डायमेंशंस को, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। गहराई यानी ऊंचाई, नीचे से देखोगे तो ऊंचाई और ऊपर से देखोगे तो गहराई। तो 2.43 मीटर गहराई या ऊंचाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 11.88 मीटर लंबाई। बात आई समझ में? पक्का? बोलो जल्दी। अच्छा, अब जो अन्नागार है, अन्नागार, हाँ अन्नागार जो है ये वाला, ये अन्न रखने की जो ग्रीनरी है, एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें अन्न रखते थे ये लोग इस तरीके से। तो एक अन्नागार जो है, इसकी ऊंचाई नहीं कहेंगे आप अन्नागार की, क्योंकि ये तो एक लेंटर हो गया इनका, जितने भी फीट पे लेंटर था। लेंटर का इस समय पता क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि क्या हो गई, थोड़ी सी गिर भी गई, लेकिन हमें इसकी चौड़ाई पता चल रही है। तो लंबाई चौड़ाई है इसकी 45.71, 15.23। देखो इधर जरा गौर से, इसको भी ध्यान से लिखना। लंबाई है 45.71 मीटर और चौड़ाई है, चौड़ाई ये वाली 15.23 मीटर। तो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा, इतना बड़ा एक ही कमरा, इतना बड़ा एक ही कमरा, इतना बड़ा। कितना मजबूत लेंटर डाला होगा इन्होंने, है? एफसीआई के बराबर हो गया ये तो। और ये अन्नागार क्या दिखाता है बच्चों? ये अन्नागार ये दिखाता है कि ये लोग प्राकृतिक आपदाओं, गौर से सुनना मेरा सवाल, प्राकृतिक आपदाओं यानी कि नदी में आने वाली बाढ़ या किसी और भय से प्रेरित रहते थे। और इनके सामने बाढ़ वगैरह आती थी और इन्हें पता था कि अगर एक बार बाढ़ आ गई तो सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए ये इसे स्टोरेज के रूप में रखते थे कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हम लोग भूखे ना मरे और इसमें से अन्न निकाल 2, 4, 6 महीने पालें। का मतलब ये अन्नागार किस लिए बनाया गया था? प्राकृतिक आपदाओं के समय भोजन उपलब्ध हो सके। एफसीआई में फूड स्टोर क्यों करती है आज की डेट में? तो ताकि जब गेहूं की फसल ना हो उस समय गेहूं को लोगों को बांटा जा सके। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देखना जरा, भैया आए नहीं आए, फिर ये कहेंगे जी आप लंबा पढ़ा रहे हो। आगे सलमान भैया जरा पूछो। हाँ जी, बस आखिरी क्वेश्चन बताओ आज का, आखिरी क्वेश्चन ये बता दीजिए मुझे, अगर एक क्वेश्चन आपको आता है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, क्या पूछेगा क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी
सिंधु सभ्यता की जुड़वा, जुड़वा कह रहा हूं, इसका मतलब दो है। तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन से दो नगर हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों सिंधु सभ्यता की क्या कहलाती हैं? जुड़वा राजधानी कहलाती हैं। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। बात आई समझ में? कर लो क्वेश्चंस। अभी ये थोड़ी सी बची है हमारी चर्चा, आगे करेंगे इस पे। और अब इतिहास को मुख्य मुख्य जो आराम की चीजें थी वो खत्म, अब मेन मेन समझना है बस आपको, और समझ के जल्दी जल्दी आगे खींचेंगे फटाफट। ओके बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन और सुनो सुनो। एक या तो मुझसे बताने में गलती हो गई थी, या मेरा दिमाग, पता नहीं, मेरा भी दिमाग कभी कभी बुखार में खराब रहता है। तो एक दो जरा एक वो देख लेना नोट्सों में, मैंने पता नहीं क्या बताया था उस समय, भूल रहा हूं, बच्चे कुछ कह रहे थे। एक तो मंदसौर अभिलेख, जरा देखना, और एक है ऐहोल अभिलेख। इनको शायद मैंने उल्टा लिखवा दिया, ऐहोल अभिलेख। जरा अपने नोट्सों में चेक कर लेना, करेक्ट कर लेना इसको। मंदसौर अभिलेख है यशोवर्मा का। किसका? यशोवर्मा। और ये मालवा का राजा था, मालवा नरेश, यशोवर्मा। ये शायद मुझसे उस समय उल्टा लिखवाया गया होगा। ऐहोल अभिलेख है चालुक्य राजा, बोलो जरा, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड का, पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख। करेक्ट डाउन कर लेना इसको बच्चों, ये शायद नोट्स में पहले उल्टा लिखवाया गया। एक मिनट सुन जाओ, एक मिनट में रुक जाओ 2 मिनट। तो मंदसौर अभिलेख है यशोवर्मा मालवा नरेश, ऐहोल अभिलेख है चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड। अब एक क्वेश्चन और सुन लो कि ये जो ऐहोल अभिलेख, इसको छोड़ो, ये इसकी बात करो। ऐहोल अभिलेख किसकी जानकारी देता है? तो मैं आगे भी बताऊंगा, गौर से सुन लो। पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड चालुक्य राजा था, बीच में बहती थी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। इधर की ओर जाके ऐसे चली जाती है, और ऊपर बैठा हुआ था हर्षवर्धन। कौन बैठा था बच्चे? इन दोनों की बाउंड्री कौन सी नदी है? नर्मदा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, दोनों के बीच में, और वो युद्ध हुआ 620 ईस्वी में। कब हुआ? कौन सी नदी के किनारे हुआ? क्योंकि आज की डेट में मिसाइल तो थी नहीं, जिसको भी लड़ना होता था एक वो दे दिया था, अच्छा ठीक है अपनी सेना लेके आजा, मैदान में खड़े हो जाते हैं दोनों। अब दोनों जब मैदान में खड़े हो गए तो नर्मदा के किनारे युद्ध हुआ, तो युद्ध कहलाया नर्मदा का युद्ध। कौन सा युद्ध? नर्मदा का युद्ध, द बैटल ऑफ नर्मदा। और नर्मदा के युद्ध में इस राजा ने, हर्षवर्धन जो कि बहुत शक्तिशाली राजा होता था, इसको बुरी तरीके से हराया था। मारा नहीं था, मारा नहीं था। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था 620 ईस्वी में नर्मदा के युद्ध में, नर्मदा के। और उसके बाद इसने अपनी ख्याति में पता नहीं क्या क्या लिखवाया कि मैंने इसको हराया, उसको हराया, ये किया, वो किया। और ऐहोल अभिलेख इसी बात की जानकारी देता है। किस बात की? यानी कि युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में जो अभिलेख लिखवाया गया, वो अभिलेख कौन सा है? ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन सेकंड की वीरता की चर्चा है। और ये क्या कहता है कि ऐहोल अभिलेख हर्षवर्धन सेकंड को आया है। किसने? पुलकेशिन सेकंड ने, चालुक्य राजा ने। बात आई समझ में? तो ये ऐहोल अभिलेख हुआ आपका।